हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, फिर हम देखेंगे इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या अवधारणा है, इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को क्या समाधान हो सकता है। तो चलते हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा, 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की गई। परंतु इसकी पृष्ठभूमि की ओर बढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि 2017 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी उसके द्वारा इसकी नींव रखी गई, इसको मंजूरी मिली। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या अवधारणा है। तो हमें इसके कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है कि समस्त देशवासियों को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से उस हेल्थ आईडी में उसके स्वास्थ्य संबंधित सभी चीज़ें डिजिटल रूप में प्राप्त की जा सकेगी या सिंगल क्लिक पर प्राप्त की जा सकेगी। उसमें पुराने जितने भी ट्रीटमेंट्स है या जितने भी डिसीज़ है, जितने भी रोग हुए हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, उनके बारे में संपूर्णतः जानकारी होगी, जिसको कहीं भी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर या हॉस्पिटल पर में सिंगल क्लिक पर प्राप्त किया जा सकेगा। हम देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो हॉस्पिटल्स में जो कालाबाजारी या जो करप्शन देखा गया है, भ्रष्टाचार, उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं यह मिशन उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की जो एफिशिएंसी है या दक्षता है उसको बढ़ाना, उसकी प्रभावशीलता को, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता को अच्छे से लागू करना, वहीं इसकी पारदर्शिता को बढ़ाना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। हम देखते हैं कि इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो डेफिनेटली जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में हमने देखा कि हमारे यहाँ कैसे डॉक्टरों की कमी है, कैसे बिस्तरों की कमी है, कैसे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है एवं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई जिसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उसकी नींव बहुत बहुत भयानक रूप में देखने को मिलती है। जो बहुत अभावपूर्ण सुविधाएं हमें उसमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम भारत सरकार के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है या योगदान है वो हमें 1.28% देखने को मिलता है। तो यह तो बहुत ही कम है। अगर ऐसा चला तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हमारी चीज़ें चल रही है, जो सुविधा है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो हमारी चुनौतियां है उनको हम कम कैसे करेंगे और इस मिशन का इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। वहीं हम अगर देखते हैं, जैसे विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका या फिर अन्य विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर कहीं हमारी जीडीपी, जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का योगदान है, उससे कहीं गुना ज़्यादा उनकी जीडीपी का योगदान है। जैसे अमेरिका में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ सेक्टर में वो हमें देखने को मिलता है लगभग 16%। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव में अच्छा नहीं देखा गया है। तो स्वास्थ्य सुविधा को अच्छे से बहाल करने के लिए सबसे पहले तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हेल्थ सेक्टर में बढ़ाना पड़ेगा, तभी यह मिशन उपयुक्त रूप से अप्लीकेबल हो सकेगा या इसका इम्प्लीमेंट हो सकेगा। जैसे हम इसकी चुनौतियों की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बुनियादी सुविधाएं या अन्य चीज़ों पर कितना अभाव है। तो हम देखते हैं इसकी क्या क्या चुनौतियां है जो इस मिशन के सामने हमें देखने को मिलेगी या इस मिशन के समक्ष या इस मिशन को धक्का लगाने की ओर अग्रसर होगी। तो हम देखते हैं उन चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी जो रिक्त पदों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा और कम हो रही है, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम
डॉक्टरों की कमी देखें या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखें, तो हमें 2005 और 2019 का जो डेटा प्राप्त होता है उससे हमें यह ज्ञात होता है कि उन आंकड़ों के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि जहां 2005 में भारत में डॉक्टरों की जो कमी है वो हमें 17.4% देखने को मिलती है। वहीं 2019 में यह कमी बढ़कर, यह रिक्त पदों की कमी बढ़कर 23.5 हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं यह बतलाता है कि एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहीं जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो यह तो इस मिशन के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा और इस मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इन चीज़ों पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ में हमें देखने को मिलता है जहां 2005 में हमें पैरामेडिकल स्टाफ में जो रिक्त पद है उनकी संख्या 15.4% देखने को मिलती है। वहीं हम अगर 2019 की बात करें तो यह संख्या बढ़कर 19% से अधिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो बढ़ती जा रही है, इसमें तो डिक्लाइन होना चाहिए, जो कि बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो वहाँ तो हमें भयानक स्थिति देखने को मिलती है। भयानक स्थिति देखने को कैसी मिलती है? अगर इन आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 72.6% रिक्त पदों की संख्या मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ों का जो अभाव है यह इस मिशन को धक्का देंगे और इसके जो लक्ष्य है या इसके उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए यह मिशन कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो हम और कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं कि और क्या चुनौतियां इसके सामने हैं और बात करते हैं इसके समाधान पर। तो हम देखते हैं कि अगर WHO के पैरामीटर्स के अनुसार हम देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि वहाँ पर WHO ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसके अनुसार 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, परंतु इंडिया में स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर 1445 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं इन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना सरकार का उत्तरदायित्व होगा, तभी यह मिशन अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। और अगर हम देखें तो जो भारत में जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जो कमी है वो हमें 20 लाख तक देखने को मिलती है। वहीं जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की कमी हमें 4 लाख देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यह बुनियादी सुविधाएं या अभाव, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं यह कहीं ना कहीं इस मिशन की सफलता के लिए रोधक होंगे। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर कार्य करना आवश्यक होगा, तभी यह मिशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। वहीं हम देखें बिस्तरों की संख्या के बारे में तो सरकारी अस्पतालों में केवल 7 लाख बिस्तर, या अगर एक आंकड़ा देखें तो 7,13,896 बिस्तर वर्तमान में है, जो कि प्रति हजार 0.53% है। और अगर हम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में इसका कंपैरिजन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें प्राप्त होता है कि वहां पर प्रति हजार 0.87% हमें बिस्तरों की संख्या देखने को मिलती है। वहीं अगर हम कुछ टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात करें या टेक्निकल चैलेंजेस के बारे में बात करें तो हमें ज्ञात होता है कि जो इंटरनेट की सुविधा है उसकी अपर्याप्त सुविधा है, उसका अभाव है। जैसे जो अर्बन क्षेत्र या शहरी क्षेत्र है वहाँ पर तो यह और भी ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इसकी स्थिति हमें भयावह देखने को मिलती है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर आना नहीं चाहते, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखी गई है, डॉक्टर शहरों की ओर भगते हैं। तो ये चीज़ें इस मिशन के जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं बाधित करेंगे। हम देखते हैं कि जो वहाँ पर इक्विपमेंट है जो होना आवश्यक होता है किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ पर उनका अभाव है।
तो इससे ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं यह मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं रोधक सिद्ध होंगी ये चुनौतियाँ इस मिशन के लिए। और हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य डाटा है उसका उपयोग, जो व्यक्तिगत जो हेल्थ आईडी बनेगी उसका उपयोग कमर्शियल यूज़ के लिए किया जा सकता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जा सकता है आने वाले समय पर। तो कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को कुछ चीज़ें तैयार करनी होगी। एवं हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थितियां है या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थितियां है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थितियां है, उनमें हमने देखा कि वहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर कोई स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से मुहैया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह मिशन के लिए अवरोध सिद्ध होंगे। और अगर हम देखें तो सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए निरंतरता से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और उन चीज़ों के बारे में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या क्रांतिकारी सिद्ध कराने के लिए जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है वो लाभदायक सिद्ध होंगी। जैसे हम देखते हैं कि जो बुनियादी सुविधा है सरकार उसको भी गंभीरता से ले रही है। और हॉस्पिटल या अन्य सुविधाएं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उनकी स्थितियों को सुदृढ़ किया जा रहा है, उनकी स्थितियों को और अच्छा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह मिशन इन सरकारी कार्यों पर डिपेंड करता है कि यह किस प्रकार क्रांतिकारी बन सकता है, या फिर यह मिशन केवल कागजी रूप से प्रभावी रहेगा या वास्तविक रूप से अप्रभावी हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जैसे सरकार का लक्ष्य है कि 6 लाख गाँवों में 3 सालों में जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बिछाया जाना है, तो यह कहीं ना कहीं अच्छा कदम है। वहीं हमने देखा कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत योजना है, वो भी कहीं ना कहीं इस मिशन की सफलता के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं अगर हम देखें तो सरकार द्वारा विभिन्न रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से जो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और अच्छे से बहाल की जा सके। तो ये सारी चीज़ें इस मिशन के लिए बाध्यकारी होगी और इस मिशन से निपटने के लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।